हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीजी में छत्तीसगढ़ में जो सहायक शिक्षक की भर्ती हुई थी उसकी अंग्रेजी, पर्यावरण और कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको एक पैसेज दिया गया है और उसके बाद उसमें से क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 62 तक के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या दिया हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बींग्स and majority of them are fundamental rights. It also guarantees many rights, particularly to the prisoners. Prison jurisprudence recognizes that prisoners should not lose all their rights because of imprisonment. Right to speedy trial is a fundamental right of a prisoner. It ensures just, fair, and reasonable procedure. The fact that a speedy trial is a public interest and it does serve the social purpose, it is in the interest of all concerned that the guilt or innocence of the accused is determined as quickly as possible in any given circumstance. On the another side, government and judiciary have to keep watch and take immediate action against immoral detrimental behavior of prison authorities. There are several factors, chiefly overcrowded jails and harsh treatment by the jail staff that contribute to acute mental desperation. In many cases, producing the prisoner in the court again and again is another source of harassment and humiliation. तो यहाँ पर हमको जो पैसेज दिया गया है वो हमको बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, वो लोगों को बहुत सारी ह्यूमन राइट देते हैं और उसमें से ज्यादातर क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मतलब मौलिक अधिकार है। ये हमको गारंटी करते हैं बहुत सारी अधिकार। साथ ही जो अधिकार है वो पर्टिकुलरली किसके लिए भी है? प्रिजनर्स के लिए, जो कैदी है उनके लिए। कैदियों का ये मतलब नहीं है कि अगर वो जेल में चले गए हैं मतलब उनको आप छोड़ देंगे। उनको भी मानव अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट टू स्पीडी ट्रायल, जो स्पीडी ट्रायल है मतलब जल्दी उनका ट्रायल हो, कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाए, ये भी एक प्रिजनर का, कैदी का अधिकार है। ये आपको इंश्योर करता है कि फेयर और रिजनेबल प्रोसीजर हो। फैक्ट स्पीडी ट्रायल का ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि बहुत सारा सोशल पर्पस होता है। इसमें जो रहता है, अगर किसी का जुल्म नहीं है और उसको जेल में डाल दिया गया है तो अगर वो ट्रायल पे आता है तो वो साबित भी हो सकता है। ठीक है। ऑन द अदर साइड, गवर्नमेंट और जुडिशियरी, सरकार और न्याय व्यवस्था जो है उनको वॉच करना है और इमीडिएट एक्शन लेना है। कोई भी इमोरल, मतलब मौलिक जो नहीं है वो, अनैतिक, डिटरमेंटल अगर बिहेवियर होता है, डेट्रीमेंटल बिहेवियर होता है प्रिजन अथॉरिटीज के द्वारा, तो उस पर उनको वॉच रखना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जेल है, मतलब कैदी बहुत ज़्यादा है, और ट्रीटमेंट जो जेल स्टाफ के थ्रू है वो भी सही नहीं रहता। तो इसके बारे में ये पैसेज दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं सामान्य अंग्रेजी का। पहला सवाल है, स्पीडी ट्रायल इज अ पब्लिक इंटरेस्ट। स्पीडी ट्रायल एक पब्लिक इंटरेस्ट है, क्यों है? इट इंश्योर्स जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर। द गिल्ट, ये फेयर और रीजनेबल सही प्रोसीजर देता है। The guilt or innocence of accused is determined as quickly as possible in any given circumstance। तो अगर किसी ने गलती की है तो वो किसी भी स्थिति में जल्द से जल्द क्या हो जाएगी, पहचान ली जाएगी। तो इसमें बोला जा रहा है ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, या बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो आप देखते हैं कि दोनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स, चीफली ओवर क्राउडेड जेल एंड हार्श ट्रीटमेंट बाय द जेल स्टाफ दैट कंट्रीब्यूट टू एक्यूट मेंटल डिस्प्रेशन। तो यहाँ पर हमको बताना है कि अंडरलाइंड वर्ड जो है कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज में हाथ बटाना। तो उसका मतलब हमको बताना है, टू हेल्प बाय प्रोवाइडिंग मनी और सपोर्ट, स्पेशली व्हेन अदर पीपल और कंडीशंस आर आल्सो हैपनिंग। टू बी वन ऑफ द रीजन व्हाई समथिंग हैपेंस, कोई एक रीजन बनना कि कुछ हुआ। टू गिव समथिंग, स्पेशली मनी, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड और अचीव समथिंग, तो किसी को पैसे देना, तो ये कंट्रीब्यूट करना नहीं होता है। या टू add new plan or ideas or help make improvement to something so that it becomes more valuable। तो डी आंसर अच्छा है, पर ज्यादा करेक्ट मीनिंग क्या है कि एक रीजन बनना कि वो चीज क्यों हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रिजनर। तो ये कैसा
टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या सिंपल फ्यूचर है। तो यहाँ पे देखिए राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ प्रिजनर। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाता है आपका हैज या हैड यूज, हैज या हैव यूज होता है क्या यहाँ पर नहीं है तो बी आंसर नहीं होगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो रहता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है तो वो भी नहीं है, और सिंपल फ्यूचर में आपका विल शैल लगता है वो भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिजनर jurisprudence recognizes that prisoners should not lose all their rights because of imprisonment। इसमें अंडरलाइन वर्ड छूट गया है, तो यहाँ पर बताना है कि अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है कि know someone or something because you have seen or heard him or her or experienced it before, to accept that something is legal, true or important। तो यहाँ पे शायद jurisprudence का मतलब है, तो ये मतलब हो जाता है to accept that something is legal, true or important। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो कौन सा सोर्स है, तो वो सोर्स है आपका, ऑप्शंस दिया गया है प्रेजेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी। तो जो सोर्स है राइट टू स्पीडी ट्रायल वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बीइंग्स, द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट वुड बी। तो अब आपको पैसिव फॉर्म बनाना है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है, तो जब भी प्रेजेंट सिंपल रहता है ना तो आपका जो आंसर रहेगा वो प्रेजेंट के ही फॉर्म में रहेगा। सिंपल है तो वहां पर कंटिन्यूअस आ सकता है, पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखिए क्या बोला है, हैव बीन। कभी भी एक्टिव से पैसिव में जाते हैं ना तो टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हैव वाला जो है वो परफेक्ट का है इसलिए वो दोनों नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज रीड द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव सेंटेंस। जो पैसेज दिया गया है उसमें आपको कंसेक्यूटिव मतलब क्रमानुसार जमाना है, और फिर उसके बाद देयर क्या बोला जा रहा है, देयर इज अ लॉजिकल यूनिटी इन बोथ सेंटेंस, सच लॉजिकल यूनिटी इज कॉल्ड। तो ये लॉजिकल यूनिटी क्या कहलाता है, तो क्या बोला जा रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वेरियस राइट्स टू ह्यूमन बीइंग्स and majority of them are fundamental right in it also guarantees many rights particularly to the prisoners। तो यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड है कि पहला बोला जा रहा है पहला सेंटेंस कि जो भारत का संविधान है वो लोगों को मौलिक अधिकार देता है, और ये मौलिक अधिकार जो है वो गारंटी करते हैं राइट्स किसको, कैदियों को भी। तो ये दोनों जो है आपस में रिलेट करते हैं, तो इनको बोला जाता है कोहेरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से एक पैसेज है, द यूथ शुड ऑल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टूवर्ड्स सोशल service and see to the welfare of the people, because if they center their interest only around themselves they will never be able to build a healthy society। तो बोला जा रहा है कि यूथ को, युवा वर्ग है उसको सोशल सर्विस में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि लोगों की भलाई के काम हो। अगर यूथ सिर्फ अपने बारे में देखेगा तो एक हेल्दी सोसाइटी नहीं बन पाएगी। देयर एम शुड बी to bring a peace and tranquility in the society, keeping in mind that every necessary step of development among the different section of people is being taken care of। उनका एम ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जिंदगी में क्या लाए, पीस लाए, शांति लाए। ठीक है, शांति और संप्रभुता लाए ताकि सोसाइटी जो रहे हर किसी की जरूरत को देख सके और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। ठीक है, और अलग अलग सेक्शन जो ऑफ पीपल है उनका केयर हो सके। नेक्स्ट बोला जा रहा है विद अदर डेवलपमेंट्स द सोसाइटी इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द बर्थ ऑफ वेरियस सोशल एविल्स। जो जो विकास हो रहा है उसके साथ हम कुछ चीजें जो बुरी हैं, बुरी चीजों का विकास भी देख रहे हैं। इनफैक्ट सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स होल्ड ओवर ऑल इट्स एथिक्स। इनफैक्ट क्या हो रहा है, सोसाइटी जो है, जो एथिक्स है, मोरालिटी है, नैतिकता है, वो खोती जा रही है, और शुद्धता जो है वो भी युवा वर्ग से जाता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जो आज की यूथ है
वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ जो उनके अंदर है उसको रियलाइज नहीं कर पा रही है। इन फैक्ट दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑन देम दैट द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन डिपेंड्स एंड इट इज ओनली थ्रू देयर रेजोल्यूशन एंड फर्म डिटर्मिनेशन दैट द होल सिनेरियो ऑफ आवर नेशन कैन बी चेंज। तो वो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि पूरे नेशन का जो सिनेरियो है वही लोग चेंज कर सकते हैं। दे आर रेदर गाइडेड बाय सिनिसिज्म एंड इट इज दिस सिनिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। तो वो गाइड किए जा रहे हैं सिनिसिज्म के थ्रू और सिनिकल एटीट्यूड उनका बढ़ रहा है वर्ल्ड की तरफ एंड एवरीथिंग विच इज एसोसिएटेड विद इट दैट इज प्रिवेंटिंग देम फॉर वर्किंग टुवर्ड्स अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको 63 से 70 नंबर्स देखने हैं। 63 क्या बोल रहा है? दे आर रेदर गाइडेड बाय सिनिसिज्म एंड cynical attitude towards the world and everything which is associated with is that the tone of underline word। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड क्या है? सिनिकल एटीट्यूड और सिनिसिज्म। तो इसका कैसा टोन है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है या न्यूट्रल है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ना, यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है कि वो सिनिसिज्म और सिनिकल एटीट्यूड की तरफ गाइड किए जा रहे हैं जो कि उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से काम करने में प्रिवेंट कर रहा है, मतलब रोक रहा है। तो ये नेगेटिव है, इसीलिए इसका टोन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। Next is state the type of the given sentence. If they center their interest only around themselves, there will never be able to build a healthy society। तो ये कैसा है? ओपन कंडीशनल है, क्लोज कंडीशनल है, हाइपोथेटिकल है या अनफुलफिल्ड है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ सेंटर देयर इंटरेस्ट ओनली, अगर वो सिर्फ यही काम करेंगे, मतलब यहाँ पर कुछ चांसेस दिए जा रहे हैं कि वो काम नहीं भी कर सकते हैं, इसीलिए ये ओपन कंडीशनल है। नेक्स्ट दिया गया है इन द ओपनिंग लाइन द यूथ शुड ऑल्सो डायरेक्ट देयर माइंड टुवर्ड्स सोशल सर्विस एंड सी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल द टोन ऑफ द ऑथर। तो यहाँ पर क्या है ऑथर का टोन? प्रिस्क्रिप्टिव है, डायरेक्टिव है, इंडिकेटिव है या बोथ ए एंड बी है? तो यहाँ पर हमको शुड बोला जा रहा है, मतलब युवा वर्ग को ये करना चाहिए। तो जब करना चाहिए मतलब आप उनको निर्देशित करते हो, तो निर्देशित करना होता है इंडिकेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द ऑथर निगेट अबाउट द एम ऑफ यूथ। कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑथर यहाँ पर निगेट कर रहा है यूथ के बारे में? सोशल सर्विस, वेलफेयर ऑफ द पीपल, देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्फ या टू ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द सोसाइटी। निगेट कर रहा है मतलब खारिज कर रहा है उस चीज को। तो सिर्फ तीसरा वाला जो है वो खारिज कर रहा है कि उनको इस चीज के अराउंड नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द ऑथर्स एंग्विश अबाउट द यूथ इन पर्टिकुलर। With other developments, the society is also experiencing the birth of various social levels. In fact, the society is gradually losing its hold over all its ethics. The essence of its purity is fading among youth, yet the youth of today hardly seem to realize the internal strength which lies within them। तो हमको बताना है कि चारों में एंग्विश हो रहा है, पहले दूसरे में हो रहा है, तीसरे चौथे में हो रहा है या पहला दूसरा तीसरे में। तो आप देखो यहाँ पे एंग्विश करना मतलब हमको पहले पता होना चाहिए। तो एंग्विश करना मतलब क्या होता है? दुख प्रकट करना। तो कहाँ पर दुख या पीड़ा बता रहा है? तो जो प्योरिटी है वो जा रही है, यूथ जो है वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहा है, ये उसका दुख है। और ये जो बता रहा है कि सोशल लेवल्स जन्म ले रहे हैं और वो लूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो उसका दुख नहीं है, वो बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, पर उसको मेन चिंता किसकी है? यूथ की। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द पैसेज सिनिसिज्म मीन्स। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने सिनिसिज्म इसीलिए नहीं बताया क्योंकि सिनिसिज्म का आगे क्वेश्चन आने वाला था। तो इन फैक्ट ऑफ यूजिंग समवन्स फीलिंग्स और इमोशंस टू योर ओन एडवांटेज, द बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ एंड आर नॉट सिंसियर, an inclination to believe in most favorable outcome या suspicion or fear of future harm or misfortune। तो सिनिसिज्म होता है वो विश्वास जिसमें लोग जो रहते हैं वो खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते और सिंसियर नहीं रहते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सेंटेंस दिया गया है द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विद इन देम। तो आपको बताना है कि हार्डली जो है वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव एडवर्ब है?
तो आपको याद रखना है कि जब भी एल वाई आता है ना, मतलब वो एडवर्ब को बताता है। तो यहाँ पर हमको हार्डली सीम टू रियलाइज बोला जा रहा है, मतलब मुश्किल से रियलाइज कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। आपको ना मेरे चैनल पर जब आप जाओगे तो वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वॉइस, टेंसेस, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, सब के 50 से 55 क्वेश्चन एक एक वीडियो में मिलेंगे और आपको उनको सॉल्व करने का बहुत अच्छे से तरीका मिलेगा। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा टीईटी इंग्लिश, और वहां पर जाकर के आप एक एक जो टॉपिक है उससे आप आराम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। 20 से 21 वीडियो मेरी इंग्लिश की बनी हुई है, हिंदी में भी आपको सेम मिलेगा, और साथ में सीडीपी की भी 10-11 वीडियो मैंने बनाई है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, और प्लेलिस्ट से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सीरीज की है। वो पीवाईक्यू सीरीज में जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में, और खासकर सीटेट, टेट और शिक्षक भर्तियों के एग्जाम के, उन क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है, हिंदी के, इंग्लिश के और सीडीपी के। और अभी जो सीरीज चल रही है ना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, मैं अभी वर्ग 2 में हूँ, तो मुझे भी वर्ग 1 में जाने की चाह है, और मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो अब मैं हिंदी के जो नेट के पीवाईक्यूज है ना, वो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, जिससे कि मेरी भी प्रिपरेशन हो जाए और वो वीडियो भी बन जाए, तो बाद में जब मुझे देखना हो तो मैं उसमें से वीडियो देख के तैयारी कर सकूँ। तो आप भी अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। यही 2023 का पेपर है, जिसमें 1000 रैंक ऑलमोस्ट था, मेरा सेल्फ स्टडी से था, ठीक है। और जो वर्ग 2 का पेपर था उसमें 211 रैंक था मेरा, तो इसलिए मैं अभी वर्ग 2 में पोस्टेड हूँ और कोशिश कर रहे हैं वर्ग 1 के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वीडियो आप भी देखिए और तैयारी अपनी भी परफेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है, in fact the society is gradually losing its hold over all its ethic, and the essence of its purity is fading among youth. By which of the following phrases, words, the underlined word can be replaced in the given context without changing the meaning? आपको बोला जा रहा है कि सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे लूज कर रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि ग्रेजुअली को आप क्या वर्ड यूज करके इन चारों में से रिप्लेस कर सकते हो जिससे उसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा? स्लोली, अननोइंगली, कन्वेंशनली या कॉन्स्टेंटली? तो ग्रेजुअली मतलब मैंने बताया धीरे धीरे, तो स्लोली हम वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच अप्रोच एंडोर्सेस फ्लुएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी? एक्यूरेसी, कौन सा अप्रोच है जो बोलता है कि फ्लुएंसी जो है वो शुद्धता से, जो आप प्रवाहपूर्ण पढ़ रहे हो वो शुद्धता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ग्रामर ट्रांसलेशन बोलता है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स बोलता है, फंक्शनल अप्रोच बोलता है, या कम्युनिकेटिव अप्रोच बोलता है? तो फ्लुएंसी का जो वर्ड है वो बातचीत में लिया जाता है, इसीलिए कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो बोलता है कि फ्लुएंसी जो है वो एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग प्राइमरी सेक्शन में होते हैं तो उस कंडीशन में हमको देखना है कि शुद्धता को करना है, पर जब आप बात करना सीख जाते हो तो स्पोकन में आपको क्या देखना है? फ्लुएंसी देखनी है। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू गिव एडिशनल हेल्प टू पीपल्स हु? ऑब्जेक्टिव जो रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षा है, उसका उद्देश्य क्या है? उन विद्यार्थियों को एडिशनल हेल्प देना, फॉर वन रीजन फॉर अनदर, जो किसी रीजन से हैव फॉलन बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन द इंग्लिश लैंग्वेज, या किसी भी लैंग्वेज की क्लास में अगर वो किसी रीजन से पीछे रह गए, तो कौन सा सिचुएशन हो सकता है? ऑप्शंस दिया है, सम में हैव पुअर मेमोरी, किसी की याददाश्त कमजोर है, सम में हैव अ पुअर लेवल ऑफ मोटिवेशन, किन्हीं को मोटिवेशन कम मिला है, some may have a short span of attention in work situations or associated behavioral problems, कुछ को associate behavioral problem है या उनको काम में उतना ध्यान नहीं लगता, या सारी सिचुएशंस पॉसिबल है? तो यहाँ पर तीनों सिचुएशंस हो सकती है। अब किसी को याद नहीं हुआ, किसी को मोटिवेशन नहीं मिला तो वो ध्यान नहीं दे पाया, या कुछ को याद अटेंशन नहीं दे पाए, तो तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीड द गिवन statements. Peer correction involves learners correction each other's mistake. Self correction is when learners correct their own mistake. Peer and self correction help learners to become independent of the teacher and more aware of their own learning needs. The learners do not notice their mistake themselves and do not correct them. तो peer correction क्या बोला जाता है? जिसमें सहपाठी अधिगम होता है, साथ में पढ़ने वाले लोग एक दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है। तो
एक दूसरे की मिस्टेक चेक करते हैं, तो पहला सही है। दूसरा बोला जा रहा है सेल्फ करेक्शन व्हेन लर्नर्स करेक्ट देयर ओन मिस्टेक। तो सेल्फ करेक्शन में क्या होता है, लर्नर्स अपनी खुद की मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। तो पहला और दूसरा तो सही है, तो पहला और दूसरा इनकरेक्ट वाला ए बी रॉन्ग हो जाएगा। पीयर और सेल्फ करेक्शन हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द टीचर। उनको टीचर्स की से इंडिपेंडेंट कर देते हैं और अपने लर्निंग नीड्स से ज्यादा अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। तो तीसरा भी सही है। तो जब तीनों सही है मतलब चौथा गलत हो जाएगा कि लर्नर्स डू नॉट नोटिस देयर मिस्टेक। कैसे नहीं मिस्टेक देखेंगे वो अपनी और दूसरों की। नेक्स्ट है मिसेस ज्योति इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन क्लास 5। Mrs. Jyoti, the cheetah is the fastest land animal. What is the part of speech of the word fastest? तो fastest कौन सा part of speech है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है? चार बच्चों ने बताया है, तो आपको बताना है कि किसने सही बताया है। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। तो चीता जो है वो लैंड एनिमल में सबसे तेज है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, चीता की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कौन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, मतलब मीनू जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित इज अ यंग लर्नर इन हिज अर्ली डेज ऑफ लर्निंग यूज्ड टू से आई गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ आई वेंट टू स्कूल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सुमित एक छोटा सा लर्नर है। वो शुरू जब सीखना शुरू कर रहा था तो वो क्या बोलता था, गोड टू स्कूल, जबकि वेंट टू स्कूल बोलना चाहिए। तो वो कैसा एग्जाम्पल है, स्लिप का है, फॉसिलाइजेशन है, डेवलपमेंटल एरर है या इंटरफेरेंस है? तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंस में ईडी लगा के पास्ट टेंस बनाते हैं ना, जिसकी स्टॉप का स्टॉप्ड, मिस्टेक का मिस्टेक्ड। तो वैसा ही हमको बताना है कि उसने गो का गोड बना दिया, तो ये क्या हो जाता है, डेवलपमेंटल एरर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड द डायलॉग्स बिटवीन मिस नैन्सी द टीचर एंड श्वेता अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1। यहाँ पर डायलॉग दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज अ लॉयन। तो वो बोलती है तो वो बोलता है इट साउंड्स लाइक चाइल्ड। तो फिर वो बोलती है वाइल्ड। तो दैट इज राइट। तो अब आपको बताना है कि कौन सा अंडरलाइन सेंटेंस जो है, इट साउंड्स लाइक चाइल्ड, ये किसका एग्जाम्पल है, एनकरेजिंग का है, प्रॉम्प्टिंग का है, गेटिंग लर्नर्स अटेंशन है या मॉडलिंग है? तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रॉम्प्टिंग का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन द ट्रेनर मेक्स द फॉलोइंग कमेंट टू अ लर्नर। तो एक लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन है जिसमें ट्रेनर जो है सीखने वाले को ये चीजें कमेंट कर रहा है। इन सम वेज यू गिव एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बट यू विल नीड टू स्पीक मोर फॉर्मली। कुछ जगह पर तुमने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया पर तुमको फॉर्मली बोलना है, मतलब औपचारिक बात करना है। व्हेन यू प्रेजेंट इट टू ऑल दी टीचर्स, जब तुम टीचर्स को प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब प्रेजेंटेशन जब आपने दिया है तो आपकी लैंग्वेज में जो है, जैसा हम फ्रेंड्स से बात करते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए। तो किस एस्पेक्ट के बारे में ट्रेनर ने बात की है, फ्लुएंसी, इंटरेक्शन, एक्यूरेसी या एप्रोप्रिएसी? तो यहाँ पर बात हो रही है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज की, कि कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में आपको बात करनी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एप्रोप्रिएसी। नेक्स्ट है स्मार्टफोन इज अ readily available resource it thoughtfully used as a language learning tool because one can। तो एक स्मार्टफोन जो है वो बहुत सा अवेलेबल रिसोर्स है, सबके पास है, और अगर इसको सही से यूज किया जाए तो ये अच्छा लर्निंग टूल हो सकता है। बिकॉज वन कैन, क्यों, क्योंकि स्टोर ऑफलाइन डिक्शनरी, हम इसमें ऑफलाइन डिक्शनरी ले सकते हैं, तो फोन में तो हम ले सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन वॉइस एंड रिप्ले, हम अपनी खुद की आवाज रिकॉर्ड करके रिप्ले कर सकते हैं, स्मार्टफोन में कर सकते हैं। एक्सेस मॉडल ऑडियो मटेरियल, हम मॉडल ऑडियो मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हैं। तो तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों जो रहेगा वो ट्रू हो जाएगा। 79 नंबर है, मिस्टर राय इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रायपुर टू अहमदाबाद। He is traveling by air for the first time. Unfortunately, all the display board have crashed that day, so the airport staff members are frequently making announcement. तो क्या बोला जा रहा है कि मिस्टर राय रायपुर से अहमदाबाद ट्रैवल कर रहे हैं, वो एयर से पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, सारा डिस्प्ले बोर्ड जो है वो क्रैश हो गया। तो हमको बताना है कि वहां पर एयरपोर्ट के स्टाफ मेंबर्स जो है वो फ्रिक्वेंटली, मतलब लगातार क्या कर रहे हैं, अनाउंसमेंट दे रहे हैं। तो वो अनाउंसमेंट में से
कौन सा अनाउंसमेंट जो है क्या बोला जा रहा है? अमंग ऑल द अनाउंसमेंट मिस्टर राय इज ट्राइंग टू गेट द डिटेल्स अबाउट हिज फ्लाइट। तो मिस्टर राय जो है वो उन सारे अनाउंसमेंट में से अपनी फ्लाइट के बारे में अनाउंसमेंट सुनना चाह रहे हैं। तो आपको बताना है कि मिस्टर राय क्या कर रहे हैं। लिसनिंग फॉर जिस्ट, जिस्ट के लिए मतलब प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं। लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सुन रहे हैं। डिटेल्स के लिए या इन्फर द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। तो यहाँ पर उनको अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए ना, उसके लिए सुन रहे हैं, तो वो हो जाएगा लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मिस्टर नितिन ब्रॉट सम रियल टेक्स्ट। मिस्टर नितिन कुछ रियल टेक्स्ट लेकर आए, जैसे कि मेन्यूज, टाइम टेबल, लिफलेट्स। तो इनको क्या बोला जाएगा? ये ऑब्जेक्ट्स को रियलिया बोला जाएगा, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स या मॉडल्स। तो जो रियल टेक्स्ट लाते हैं ना, जैसे हम मेन्यू लाते हैं, टाइम टेबल लाते हैं, तो ये कहलाते हैं रियलिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन। पर्यावरण में बोला जा रहा है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है भारत का जूलॉजिकल सर्वे, वनस्पतिक सर्वेक्षण, वन्य जीवन संस्थान या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों संस्थान जो है वो जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किसकी बनी रहती है? मीथेन, एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन और एन ब्यूटेन का मिश्रण। तो प्राकृतिक गैस जो रहती है सीएनजी, वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और मुख्यतः वो मीथेन की बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर किससे संबंधित है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या जलमंडल। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये 5 भाग है किसके? वायुमंडल के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये बुक किसने लिखी? ह्यूम ने, ग्रॉम्स्की ने, मीड ने या गिडेंस ने? तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी लिखी थी मीड ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉकी और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग निम्न में किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मिट्टी का जैविक कार्बन, मिट्टी का नाइट्रेट, मिट्टी का फॉस्फेट या मिट्टी का फ्लोराइड। तो वॉकी और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग किया जाता है मिट्टी का जैविक कार्बन के निर्धारण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का प्रथम सामुदायिक समूह कौन सा है? समाज, समुदाय, परिवार या पड़ोस मोहल्ला। तो जो पहला सामाजिक समूह होता है वो अपनी सोसाइटी होता है, अपना समुदाय होता है, वो परिवार भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक समूह। परिवार जो है वो पारिवारिक समूह होता है, इसलिए समुदाय जो है वो पहला सामाजिक समूह है जहाँ वो समाज के लोगों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ एक्ट अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कौन घोषित कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, और कौन करता है? राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट है ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर लेके जाता है। ये गतिविधि क्या है? तो जब आप घुमाने लेके जाते हो तो वो प्रोजेक्ट कार्य है, असाइनमेंट है, क्षेत्र भ्रमण है या प्रयोग है? तो वो क्या हो जाएगा? क्षेत्र भ्रमण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजाति इसका उदाहरण हो सकती है। तो क्या हो सकती है? परिवार का, संगठन का, समुदाय का या जाति का? तो जनजाति जो है वो पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है, तो वो समुदाय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट है प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी? रूसो, लुइस अगास्टिस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकृति अध्ययन की नींव रखी थी ए और बी दोनों, रूसो और लुइस अगास्टिस दोनों ने। नेक्स्ट है भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है, क्यों? क्योंकि इसका नाम रेड डाटा बुक में है, इसकी मौजूदगी से जंगली कुत्ते गायब हो जाते हैं, इसे राज्य पशु के रूप में चुना गया है, ये सभी भारतीय वनों की खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। तो आप देखिए जंगली कुत्ते उसकी मौजूदगी से गायब हो जाते हैं, तो क्या ये एक महत्वपूर्ण जानवर बनाने के लिए काफी है? नहीं है। तो बी नंबर कट। किसी भी राज्य का राज्य पशु तो भारतीय भेड़िया है नहीं, तो सी भी कट। सभी वनों की खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण सदस्य कैसे होगा? तो इसका नाम रेड डाटा बुक में है, ये करेक्ट है। तो जहां पर आपको नहीं समझ आएगा ना, वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करना कि क्या क्या गलत हो सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ जितने आंसर्स आते हैं उतने नहीं करने हैं, हमको कुछ आंसर्स
दिमाग से टिक भी करना है, वहाँ पर चांस भी लेना है कि अगर आपके 4 में से 1 गलत हो गया ना तो 0.75 ही कटेगा, पर 4 में से अगर आप तुक्का मारते हो 3 सही हो गया, तो 3 सही हो गया तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगर 2 सही हो गया तो 2 नंबर मिलेगा और 1-2 गलत हो गए तो एक आपका 0.5 नंबर कटेगा। तो वहाँ पर हमको एलिमिनेशन मेथड भी सीखना है कि कहाँ से हमको आंसर्स कैसे निकालने हैं। तो तुक्का मारना है मतलब वो रबर में एबीसीडी लिख के उछालना है या जय माता दी ए, जय माता दी बी लिखते हैं, वैसा नहीं करना है, हमको सोचना है। सॉरी ना, जय माता दी पे आप लोग कोई भी अ, वहाँ पर गलत नहीं समझना, क्योंकि मैं बता रही हूँ हम लोग भी जब छोटे थे ना तो वैसे ही करके ऑप्शंस टिक करते थे। तो आपको अब क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में जाकर बैठना है तो वहाँ हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि कैसे आप गलत आंसर्स को कट करेंगे तो आपको सही आंसर खुद ब खुद आपकी आंखों के सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? डिप्थीरिया, पाइलेटिरगासिस, कुष्ठ रोग या इन्फ्लुएंजा? तो विषाणु जनित में क्या आता है? इन्फ्लुएंजा आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मिट्टी में एक एंडो एंजाइम है? सेलुलोटेस, इन्वर्टेस, प्रोटिपस या डिहाइड्रोजेनेज? तो जो मिट्टी का एंडो एंजाइम है उसका नाम है डिहाइड्रोजेनेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सूची एक को दो से मिलाना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, जनसंख्या दिवस, ओजोन दिवस और एड्स दिवस। ऑप्शन है 16 सितंबर, 1 दिसंबर, 11 जुलाई और 7 अप्रैल। तो ओजोन दिवस तो सबको याद होगा 16 सितंबर है, तो सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सी का फर्स्ट किस में दिया है? बी नंबर में, तो सी का फर्स्ट बी नंबर है तो बी आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई है, एड्स दिवस 1 दिसंबर है और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल है, तो 124 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, बीओडी स्तर डैश पानी बहुत अच्छा माना जाता है। तो बीओडी जो लेवल होता है वो पानी की प्योरिटी के लिए रहता है, जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं, तो उसमें जब 1 से 2 ppm होता है तो वो पानी जो रहता है बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है, एक भूकंप को प्रमुख के रूप में रेट किया जाता है अगर रिएक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता कितनी होगी? तो अगर 7 से 7.9 होगी तो उसको हम प्रमुख बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था कब? ऑप्शन है मई 1986, नवंबर 1986, जून 1972 या जून 2012। तो जो पर्यावरण संरक्षण भारत का अधिनियम आया था वो आया था मई 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही क्यों शुरू होती है? क्योंकि पौधे आसानी से उग जाते हैं, पौधे पौष्टिक होते हैं, अपनी ऊर्जा खुद उत्पन्न करते हैं या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो खाद्य श्रृंखला हमेशा शुरू होती है प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर जो है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए खाद्य श्रृंखला शुरू होती है पौधों से। नेक्स्ट है, कपास के बीजों से रुई को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई, कतरनी, कताई या उटाई? तो जो कपास के बीज है उसके रुई को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है ओटाई। ओटाई को इंग्लिश में गिनिंग बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, खतरनाक अपशिष्ट की क्या विशेषता है? विषाक्तता, वो जहरीला होगा, प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टिव करेगा, प्रज्वलन, जलेगा या उपयुक्त सभी? तो ये तीनों विशेषता जो है वो खतरनाक अपशिष्ट की है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो कंप्यूटर में सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या डेटा कार्ट्रिज? तो सबसे कम होती है जिप डिस्क की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम भंडारण क्षमता जिप डिस्क की होती है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर्स में कॉपी करता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, प्रोग्राम वायरस या ट्रोजन हॉर्स? तो जो खुद को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर्स में कॉपी करता है ना, वो वॉर्म्स कहलाता है। वॉर्म्स का मतलब हम जानते हैं ना, कीड़े जो 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं। तो इससे याद रखिएगा कि इंटरनेट से वो खुद को दूसरे कंप्यूटर्स में कॉपी करते जाता है। नेक्स्ट है, कौन से समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन? कीबोर्ड, प्रिंटर और लाइट पेन, मॉनिटर या बी और सी दोनों? तो देखिए, प्रिंटर और मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन। नेक्स्ट है, डैश एक समीकरण है जो आपके एक्सेल में कार्यपत्रक में मानों पर गणना करते हैं। क्या क्या दिया है? फंक्शन, रेफरेंस, फॉर्मूला या कांस्टेंट? तो जो होता है वो समीकरण जो एक्सेल के कार्यपत्रक में गणना करते हैं उनको बोला जाता है फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कौन सा गूगल उत्पाद आपको मल्टीपल चॉइस, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्र सर्वे, प्रश्नोत्तरी करने या प्रश्न पूछने का साधन है। ऑप्शन है गूगल ड्राइव्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स या गूगल डॉक्स। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर आप किस में लेते हैं, सर्वे किस में लेते हैं, गूगल फॉर्म्स में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो याद रखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी का फुल फॉर्म। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो सीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग होता है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर जेड, डेजीवील या थर्मल। तो फैक्स मशीन जो रहती है उसमें थर्मल प्रिंटर रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, बूटिंग, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या डेटा क्लासिफिकेशन। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बूटिंग मतलब कंप्यूटर चालू करने का काम करता है, डिस्क को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, पर डेटा क्लासिफिकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। नेक्स्ट है हमको विषम विकल्प चुनना है, टिफ, जेपीईजी, एमपीईजी या जीआईएफ। तो इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा, जीआईएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 से 50 तक का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साल वनों का द्वीप किसको कहा जाता है, ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। तो साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर क्षेत्र को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस देश के 4 हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन यूएवी पट्टे पर लिए हैं। तो ये तो उस वक्त का आपका जनरल नॉलेज था, उस वक्त का करंट अफेयर्स था, अभी का हो सकता है चेंज हो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर अभी से पढ़ने की आदत डालिए, अक्टूबर में पेपर है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक सरसरी निगाह रखिए ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। न्यूज पेपर से पूरी एक एक खबर कहाँ चोरी हुई ये नहीं, जो नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट के जो न्यूज है वो देखने हैं। ठीक है, भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन पट्टे लिए हैं, तो यूएवी पर लिए हैं, तो वो है आपका इजराइल। नेक्स्ट है इंद्र 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अमेरिका, यूके, जापान और रूस। तो इंद्र 2021 जो था वो इंडिया और यूके के बीच हुआ था, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो सीवी रमन, विक्रम साराभाई, एमजी के मेनन या एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी बोलते हैं और उनका नाम पहले आता है। हमने भी जब पेपर दिया था तो खूबचंद बघेल और पंडित रविशंकर शुक्ल में बहुत कंफ्यूजन हुआ था, पर आयोग ने इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल आंसर लिया था। नेक्स्ट है भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया, 21 दिसंबर 1963, 21 अक्टूबर 1963, 21 नवंबर 1964 या 21 नवंबर 1963। तो इसका करेक्ट आंसर है 21 अक्टूबर 1963, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 अक्टूबर 1963। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, राजिम, खरोद, मैनपाट या भोरमदेव। तो छत्तीसगढ़ का काशी जो है वो कहा जाता है राजिम को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट नाम हो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था, कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम है दक्षिण कौशल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, 17, 20, 28 या 27। तो छत्तीसगढ़ के 20% भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश। आई होप मैंने यही 3 सब्जेक्ट कवर किए। तो इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हम वीडियोस बनाते जाएंगे, और अभी हिंदी और सीडीपी का क्वेश्चन बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी है। तैयारी के लिए याद रखिए कि हमको लास्ट सिर्फ 1 महीने में या 15 दिन में नहीं पढ़ना है, अभी से अगर आप डेली पढ़ोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और एग्जाम का आपका क्लियर होगा। और एक चीज हमको क्या याद रखनी है कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करेंगे कि हम सिर्फ सीडीपी पढ़ लेते हैं, हम सिर्फ हिंदी पढ़ लेते हैं, हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ लेते हैं, नहीं।
आप हर सब्जेक्ट को कीजिए। एक में 30 नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। आपको सब में अगर 20-20 नंबर लाओगे ना, तब जाकर के आपका आजकल तो वैसे भी 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो पैटर्न आपका बिल्कुल चेंज हो गया है। तो उसके हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है कि हर सब्जेक्ट में हमारे नंबर आए, तो टोटल नंबर जो रहते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ़ एक सब्जेक्ट को बहुत सारा पढ़ लेंगे और बाकी सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें भी गलत होती है। तो कोशिश कीजिए कि सरसरी निगाह हर सब्जेक्ट पर मारें। पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक कॉपी लेके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो सॉल्व करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके शिक्षक भर्ती या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको आइडिया मिलता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट की कैसे तैयारी हुई है। मैं नहीं बोल रही हूँ सिर्फ़ मेरे चैनल से सॉल्व कीजिए, मेरे चैनल पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, हर क्वेश्चन की। ठीक है, हर टॉपिक की। पर अलग-अलग चैनल्स में भी आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, आप चाहे तो टेस्ट सीरीज़ खरीद भी सकते हैं और उनको सॉल्व करने की आदत डालिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, ताकि आप जब 2 घंटे, ढाई घंटे एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आप उसको जस्टिफ़ाई कर पाएँगे उस टाइम को और मैनेज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि मैडम हमको तो टाइम ही मैनेज नहीं हुआ, टाइम ही मैनेज नहीं हुआ। अभी टीईटी का जो पेपर हुआ था, सबने यही बोला कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो अब का जो सीटेट का, सीजीटेट का पैटर्न देखा है ना, तो शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल रेडी रहिए कि ये जो पेपर्स थे ना, ये बहुत ईज़ी पेपर थे। अब का जो पेपर आएगा ना, वो बहुत टफ आएगा और टाइम भी बहुत मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं ना, वो असर्शन वाले, तर्क वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जैसे हमको एक-एक में 4 ऑप्शन देके हो गया ना, वो नहीं, अब जोड़ी मिलाओ वाले क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी का जो सीजीटेट और सीटेट का पेपर हुआ है, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। उसके पैटर्न में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जितने क्वेश्चन आप डेली एक टेस्ट सीरीज़ लगाइए, कम से कम 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, तब जाके आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर आप घर का काम कर रहे हैं, तो मेरा तो बिल्कुल यही सजेशन है कि काम करते-करते ईयरफ़ोन लगाइए और यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, क्योंकि यूट्यूब से बहुत अच्छी तैयारी होती है। बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो लगे रहते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। सब ढूँढ-ढूँढ कर क्वेश्चन्स लाते हैं और सब तैयारी कराते हैं। मैंने भी जब तैयारी की थी, तो मैंने यूट्यूब से टेस्ट सीरीज़ से ही किया था और सेल्फ स्टडी से ही मैंने लेकर आया है। तो सेल्फ स्टडी मैंने भले ही खुद से पढ़ा, पर यूट्यूब के टीचर्स ने बहुत ज़्यादा पढ़ाया था। मुझे श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, टेक्स्ट बुक ने बहुत अच्छी तैयारी की, गुरुजी वर्ल्ड एक चैनल है, उनमें मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो ऐसे ही और चैनल्स बहुत सारे थे, एक सत्यधि शर्मा क्लासेस थे, पीएससी एकेडमी थी, हिमांशी मैम का सीडीपी मैंने देखा था। ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स मेरे में आते जाते थे और मैं देखते जाती थी। तो आप भी वैसे ही तैयारी करो और बहुत अच्छे से जब मेहनत करोगे ना, तो वो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, चाहे जैसा करो। ठीक है? तो ठीक है, बहुत सारा ज्ञान हो गया और वैसे ही और वीडियोज़ में आपको चीज़ें बताते रहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी और सजेशन हो, तो और आपको तैयारी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, शिक्षक भर्ती की, सबके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे हिंदी की, इंग्लिश की, सीडीपी की और लेक्चरर के लिए जो मैं तैयारी कर रही हूँ हिंदी साहित्य की, उसके वीडियोज़ मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।